आज इस संगोष्ठी में हमारे बीच राज्यसभा सांसद बड़े भाई कार्तिकेय शर्मा जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी जी, पूर्व में रहे अध्यक्ष सिन्हा साहब, जम्मू साहब, बहुत ही आदरणीय नरेश कौशल जी, सतनाम सिंह मानिक जी, आपके अध्यक्ष राम सिंह बराड़ जी, बलवंत तक्षक जी, सुरेंद्र गोयल जी, सभी सम्मानित पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले तो बराड़ साहब का, तक्षक जी का आभार प्रकट करूंगा कि उनने इस कार्यक्रम में आज बुलाया जहां देश के भी और पूरे प्रदेश और चंडीगढ़ रीजन के हमारे पत्रकार जो आज वर्किंग है और जिनने प्रेस और जर्नलिज्म को आगे ले जाने का काम किया, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया इस यूनियन के माध्यम से। मैं बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह के संगोष्ठी के कार्यक्रम निरंतर आप करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, प्रांतों के प्रति भी, और आने वाले भविष्य में क्या आपके लिए स्वॉट्स होंगे। स्वॉट्स बहुत ज़रूरी है हर फील्ड के अंदर एनालाइज करने के लिए। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो मुझे लगता है जो कलम की पत्रकारिता थी उससे लेके कीबोर्ड की पत्रकारिता तक बहुत बदलाव आया। और मेरे को तो इस 35 साल के मेरे जीवन में इतना बदलाव देखने को मिला है। मैं एक दिन तक्षक जी से पूछ रहा था, जब आप चौधरी देवीलाल जी के साथ पूरा देश घूमे तो बता रहे थे कि हमें फ़ोटो खींचनी पड़ती थी, फिर रील काटनी पड़ती थी, एक डब्बे में डाल के भिजवानी पड़ती थी, और वो भी 1.5 दिन 2 दिन बाद पहुंचती, फिर अगले दिन छपती। इतना बड़ा टास्क उस समय पत्रकारिता का था। और आज उसके विपरीत सबके पास स्मार्टफोन है, 1 मिनट लगता है फ़ोटो खींचो, चाहे वो फेसबुक पे डालना है, एक्स पे डालना है, अपने अखबार के, न्यूज़ चैनल के वेब पोर्टल पे डालना है। सुविधा आ गई, तकनीक आ गई है, मगर एक चैलेंज भी आ गया है कि कौन पहले। और उस कौन पहले के चैलेंज में कई बार जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उसको भी हम भूल जाते हैं कि ब्रेकिंग शब्द जब से लग गया है, वो ब्रेक करने के लिए क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, किस क्वालिटी का लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है एक पत्रकार के लिए कि वो उसका बैलेंस जरूर बना कर रखे। क्योंकि निरंतर हमने भी अखबारों में देखा है, 1 दिन 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि हम खेद प्रकट करते हैं, ये गलत छपा, मगर किसी न किसी के जीवन में वो एक शब्दावली का जो असर पड़ता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसी तरीके से जैसे बात चल रही थी, कौशल साहब ने बताया कि अपने पुराने जीवन की एक स्टोरी मैंने कवर करी और फिर नोटिस आया और आया। आज एक नया ट्रेंड भी शुरू हो चुका कि हम स्टोरीज को मोल्ड भी करने लगे, वो भी बहुत रिस्की है। और मुझे लगता है कि जो आपकी हरियाणा चंडीगढ़ वाली यूनियन है या राष्ट्रीय यूनियन है, इस चीज़ पे भी आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। पीछे कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पर निरंतर देखा गया कि सिर्फ कवरेज या प्रायोरिटी या नंबर 1 बनने के लिए चीज़ें दर्शाई गई, दिखाई गई, ब्रेकिंग करी गई, मगर अंत में आकर उसका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ऑपोजिट आया। और मुझे लगता है अब कोर्ट्स ने भी मीडिया ट्रायल्स के ऊपर
संज्ञान लेना शुरू किया है कि किस तरह से कदमों को मोल्ड किया जाता है और फिर रिजल्ट विपरीत आते हैं। तो मुझे लगता है इसको भी आप सबको मिलकर डील करना चाहिए कि हम जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे लिए तो सौभाग्य है, अधिकतम स्टेज पे जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं सब ने, आज चौथी पीढ़ी है चौधरी देवीलाल जी की, जहां इनने कहीं ना कहीं उसको कवर किया है, लिखा है, उसको मॉनिटर किया है, मुलाकात हुई है। और मैं तो मानता हूं कि मेरे को निरंतर जब जब मौका मिलता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया हो, चाहे जो हमारे डेली अखबार वाले साथी हैं जो रीजनल लेवल पर कवर करते हैं या सिटी लेवल पर करते हैं, इनसे अवसर मिले हैं पूछने के लिए। मेरे को लगता है चाहे आदराम जी हो, सोना चौधरी देवीलाल जी गए, रुके, सबसे पहले मेरे ख्याल से इनकी कलमों से वो स्टोरियाँ आई हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें फील्ड से सीखने को भी मिलती है कि चौधरी देवीलाल जी का जीवन कैसा था। और मैं मानता हूँ कि उससे हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। एक किस्सा मानिक साहब ने वाल साहब वाला बताया, जेल वाला, मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं कि अभी पिछले दिनों मेरे को चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे मिले, लोकेश जी, और चंद्रबाबू नायडू जी को आज जेल में रखा गया है और एक ऐसी चीज़ में जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग। तो जब वो फैक्ट्स बता रहे थे, दर्शा रहे थे, तो ऐसा ही किस्सा उनने मेरे को बताया कि व्हेन माय फादर वाज सीएम ही बिल्ट अ जेल, टुडे ही इज इनसाइड। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं जेल विभाग नहीं लूँगा, ना जेल बनाऊंगा, क्योंकि आज के दिन पॉलिटिकल राइवलरीज और जिस तरह के हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है आप वाला किस्सा कितने अरसे का होगा, राज एक किस्सा आगे और आने वाले भविष्य में कितने ऐसे किस्से आपको लिखने को मिलेंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, तो भगवान जानता है। मगर ऑन द लाइटर नोट मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत चैलेंजेबल है। जैसे अभी कार्तिकेय जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं। एक दिन कई अधिकारी बैठे थे और बैठे बैठे मैं और सीएम साहब चर्चा कर रहे थे चैट जीपीटी, और हमने एक बार वैसे ही एक अधिकारी को कहा कि एक पत्र लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, जिसका विषय ये होना चाहिए। उस अधिकारी ने 3 लाइन लिखी और 2 पेज का एक पेपर प्रिंट आउट करके हमारे हाथ में दे दिया। और वहाँ सीनियर लेवल के जो एसीएस रैंक के ऑफिसर्स थे, हमने 2 को कॉपी दी और कहा गलती ढूंढो, तो ये जवाब आया जी हमारे से अच्छी ड्राफ्टिंग। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी ये चैलेंज रहेगा कि ये ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग्स आ जाएंगी, ऑटोमेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे, मगर जो क्रक्स था, जो एक अपनापन था, एक सोच थी, एक पत्रकार का विजन एक खबर में डलता था, वो मिसिंग हो जाएगा। उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और कई बार देखने को मिला है कि रीसेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो आते हैं वो एक स्टैटिक न्यूज़ के तौर पे छपते हैं। जैसे हमारे ऑफिस से अगर दीप कमल, धर्मपाल कोई एक न्यूज़ भेजता है, मुझे लगता है कि बहुत रेयरली ये होगा कि उसमें 2 लाइनें ऊपर नीचे करी गई होंगी, या छोटा मोटा काटा पीटी करी होगी, या नई शब्दावली का इस्तेमाल हो। सबसे जरूरी है, मुझे लगता है, हम भाषण देते हैं और करते हैं, अपनापन, एक जो टच है वो हम पत्रकारिता में मिस होता देख रहे हैं, और उसको लाना सर्वाइवल के तौर पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों की कलम, आप लोगों के शब्दों का इस्तेमाल, मुझे लगता है एक रीडर के दिमाग पर बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है, और वो ज़रूरी है कि हम आने वाली भविष्य की जनरेशन को ट्रांसफ़र करके जाएं। जैसे अभी रेड्डी जी बोल रहे थे साउथ की बात की, किस तरह वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर पत्रकार ने स्टोरी लिखी और उसका मर्डर हो गया।
मुझे लगता है नॉर्दर्न इंडिया इज स्टिल ऑन द सेफर साइड. वी डोंट सी दीज इंसिडेंट्स. आई हैव इन माय last 10 years of active political career seen 1 or 2 incidents I think in Haryana of similar. एक हमारे शायद वो राजेश क्रांति जी थे, उन पे अटैक हुआ था, और एक दादरी के पत्रकार थे जिन पे ये आपके ओवरलोडिंग के और उन्होंने ट्रक चढ़ाया था. मगर ऐसे इंसिडेंट्स हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलते. मगर आपके वहाँ ये इंसिडेंट्स इसलिए भी हैं बिकॉज पत्रकारिता बोल्ड है. पत्रकारिता के अंदर वहाँ कदम उठाने वाला ये नहीं डरता कि कल मेरा अखबार बंद हो जाएगा, मेरी एक्रेडिटेशन चली जाएगी. वहाँ का व्यक्ति फिर भी ये सोच कर चलता है कि खबर है, खबर में सच्चाई है, उस सच्चाई को आम जनता तक पहुँचाने के लिए मुझे लिखना है, और वो लिख कर छाप. शायद कौशल साहब ने जो बात कही कि फिर सीनियर थाने में नहीं जाएगा साहब, ये डर है. या फिर हमारे बीच में से चले गए आपके हिंदुस्तान टाइम्स के साथी वो विनायक जी, वो जो कह रहे थे कि वो एडवर्टाइजमेंट वाला जो डर है. मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता को शायद हम डे टू डे लाइफ के अंदर एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट, इसके अंदर जोड़कर बहुत रख चुके. थोड़ा सा इससे ऊपर भी उठना पड़ेगा. देयर हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड. और मुझे लगता है कि अगर हम दे पाएंगे तभी जाके. अब मुझे मास्टर्स करने का मौका मिला मास जर्नलिज्म के अंदर, और मास कम्युनिकेशन का जब मैं कोर्स पढ़ रहा था तो ये सारे किस्से किस तरह अखबार शुरू हुआ, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट आई, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इनकी इंटरनेशनल यूनियंस बनी, कॉन्क्लेव्स हुई, कैसे कैसे उसमें बदलाव आए, ये सारा तो हिस्टोरिकल डाटा है. मगर आने वाला भविष्य क्या है? जब मैं डॉक्टरेट का सब्जेक्ट चुन रहा था मास कम्युनिकेशन के अंदर, मेरे से पूछा तो पहले मैंने मेरे गाइड को कहा, मैंने कहा मैंने पीएचडी करनी है मीडिया लॉ पे, क्योंकि मैंने एलएलएम भी करी हुई है और मास कम्युनिकेशन भी करी हुई है. तो मैंने कहा जॉइंटली मेरे लिए इजी सब्जेक्ट होगा कि मीडिया लॉ के ऊपर पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन को तो 2 ही लोगों से खतरा है, वकील से और पत्रकार से. मगर दोनों के बारे में सीख जाऊंगा तो सुखी रहूंगा आगे चलने में. मगर उनका सुझाव था तो फिर मेरे गाइड का सुझाव था, कहते जी आने वाले भविष्य पे काम करो. और मैं कहा आने वाले भविष्य पे क्या करूं? तो जो टॉपिक आप सब ने इनडायरेक्टली छुआ, उन्हें कहा कि आप पॉलिटिशियन हैं और आप इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करो. और जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगा तो सच्ची मुझे याद है 2010 में मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का फेसबुक अकाउंट खोला, और जब मेरे को डॉक्टर साहब ने पूछा कि इससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा जी आपकी जो खबर राम सिंह जी अखबारों में भेजते हैं वो मैं इस पर भी डालना शुरू कर दिया. और हमने धीरे 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 सोशल मीडिया पे पार्टी की एक्टिविटी डालनी शुरू करी. मैं अमेरिका से आया हुआ था और ये इम्पैक्ट देखना शुरू किया. और मैं मानता हूँ कि 2014 के चुनाव के अंदर नेशनल इलेक्शंस में जो रोल सोशल मीडिया ने प्ले किया, मुझे लगता है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी वो रोल प्ले नहीं कर पाया. 19 के अंदर ये और ज़्यादा उभरा, और मुझे नहीं पता कि 24 में क्या होगा या 29 में क्या होगा, मगर इसका इम्पैक्ट जो फ्यूचर पॉलिटिक्स पे है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. और मुझे लगता है इसमें आपकी एक्टिविटी भी जो है सबकी, उसकी भी महत्वपूर्णता बढ़ेगी. मगर उसको क्वालिटेटिव मेजरमेंट करनी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे क्वालिटी उसकी बना कर रखेंगे. मैं भी भाटिया जी ऊपर है, जब मैं कह रहा था, मैं कही हमारा अखबार है सिरसा का कार्तिकेय जी को, जो अगले दिन की खबर पिछले दिन संध्या में पढ़ा देता है. वो बहुत इंटरेक्टिव चीज़ है. हमारी स्टेट में 3-4 शहर ही है जिसमें मल्टीपल इवनिंग न्यूज़पेपर आते हैं. मैं सांसद बन के गया, उपल जी शायद उस समय हिसार के प्रधान थे यूनियन के, और ये मेरे को अपने ऑफिस में ले गए और ले जाते ही दिखाया, कहते हमारे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं.
और मैंने फिर इनको, मेरे 5 लाख की ग्रांट थी जो सबसे पहली देने का काम किया था कि आप अपना प्रेस क्लब इम्प्रूव तो करो, अपने प्रेस की बैठने की व्यवस्था तो बनाओ। मैं सिरसा गया, सिरसा का हमारा प्रेस क्लब था, उसकी हमने व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के अंदर मेरे ख्याल से आज वहाँ कंप्यूटर्स भी है, वहाँ इंटरनेट भी है, बैठने की व्यवस्था भी है। और मैं तो चाहूँगा धीरे धीरे जहाँ जहाँ आपकी यूनियन के लोग हैं वहाँ एक जगह, कई जगह मैंने देखा है किराए पे भी ले रखी है, कई जगह रोहतक में मैं पिछले दिनों जाके आया, वहाँ किराए पे उनने एक रूम ले रखा है जहाँ 4 टीवी लगा रखे, अखबार आते हैं। क्योंकि आप लोग भी अब इकट्ठा बैठना कम कर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो आप लोग सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो वर्ग है इसका दिन में चाहे आधा घंटा एक कमरे में बैठना हो जाए तो आपको कितने अलग तरह की स्टोरीज और व्यू पॉइंट्स एक कलेक्टिव रूम में मिल जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं डीपीआर डिपार्टमेंट की तरफ से निरंतर, हमारे जो जिले लेवल पर आपकी यूनियन है उनको सहयोग भी मिलता रहता है। पिछले दिनों मेरे पास बराड़ साहब जब इनविटेशन देने आए तो बातों में मैंने कहा आज तो शायद आप वाला एजेंडा भी आ सकता है, 10 से 11,000 हो जाए। तो इन्हें बताया कि पंजाब में 12.5 है और राजस्थान में उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा फिर कहते हमारी उतनी हो जाएगी तो मुझे लगता है पत्रकारों में होगा। और कैबिनेट ने कलेक्टिव 1 मिनट में हाँ भरी और आपकी जो पेंशन थी 10,000 से हमने 15,000, 4-5 इश्यूज और मेरे संज्ञान में आए हैं आज, इनको भी हम कलेक्टिव तौर पर डिस्कस करके इनके ऊपर भी, और ये जो हेल्थ कार्ड वाला है इसको तो हम प्रायोरिटी पे मैं भी टेकअप करूँगा, मेरे संज्ञान में नहीं था कि जल्द से जल्द होगा। जहाँ बात रेलवेज वाली थी मैं भी अश्विनी वैष्णव जी से करूँगा, कार्तिकेय जी हमारे राज्यसभा में बैठे ही हैं। और टोल वाली बात थी, मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ हरियाणा सरकार आप पे कोई टोल नहीं लगाती, केंद्र सरकार लगाती है। और केंद्र के अंदर इसमें सहमति देनी मेरे लेवल का काम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है कि एक के लिए खोल दिया तो फिर जितनी यूनियनें हैं, लेबर यूनियन हो और यूनियन हो, ये सारी सरकार के पीछे पड़ जाएगी क्योंकि उनको दे दिया हमें क्यों नहीं दिया। मगर ये इशू है, मैं तो चाहूँगा कार्तिकेय जी कभी 0 आवर में मौका मिले तो एटलीस्ट एज अ जर्नलिस्ट आपकी बात को हाउस में ज़रूर उठाए और ये बात रखे। दूसरा क्योंकि मैंने हमेशा प्रयास किया है कि जितनी हमारी यूनियंस है, जितने हमारे ऐसे संस्थान हैं, उनको आगे बढ़ाने में भी हम थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से सहयोग देते रहे। और मैं मेरी डिस्क्रिशन की जो ग्रांट है उससे 11 लाख रुपए आपकी, और मैं तो कार्तिकेय जी ने अनाउंस नहीं किया, मैं तो चाहूँगा पत्रकारिता छोड़ के कार्तिकेय जी 5 लाख रुपए निजी कोष से दे रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि इससे आप कुछ ऐसा चंडीगढ़ या पंचकुला में बनाए, मीडिया सेंटर कोई बनाए ऐसा कि जिससे एटलीस्ट ये जो आज इस कमरे में पत्रकार साथी बैठे हैं उनके पास एक ठिकाना हो जाए कि वो जब भी पंचकुला आए तो यहाँ उनको ये जगह मिले। दूसरी चीज़ जहाँ आपने बात कही हाउसिंग की, ये मेरी पीछे भी सीएम साहब से डिस्कशन हो गई थी। हमने एचएसवीपी में 20 ऐसे प्लॉट्स डेजिग्नेट कर दिए हैं जो अब आने वाले दिनों के अंदर हम अलॉट करेंगे अलग अलग वर्गों को, वकीलों को भी, पत्रकारों को भी, जजेस को भी, अधिकारियों को भी। तो उसके लिए जल्द एडवर्टाइजमेंट एचएसवीपी निकाल देगा कि आपके पास चंडीगढ़ के पंचकुला के अंदर हाउसिंग की, एक ग्रुप हाउसिंग की व्यवस्था हो जाए। और आज क्योंकि ये टॉपिक और एडिशनली आया है और पूरे हरियाणा के यहाँ पत्रकार साथी हैं, मैं ये और चेक करवा लेता हूँ कि हम अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर पाए तो और अच्छा है। ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से परमानेंट रिहायशी ठिकाना सभी पत्रकार साथियों का हो जाएगा। दोबारा आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करूँगा कि आप पत्रकारिता को साफ ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का निरंतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।